नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। योगेश, विश्वजीत, सुजीत, गोपाल, आशीष, मुनीश, सुशील, विनीता, साक्षी, केतन, शिवानी, आशीष, पारस, निशा, जगदीश, नियाशा, अजय, सभी को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून, नमस्ते, राधे राधे, राम राम। प्यारे प्यारे से बच्चों, कैसे हैं आप सभी? जल्दी से बताएंगे एक बार और हम स्टार्ट करेंगे। कल मैं आपको पढ़ा रही थी एक्ट ऑफ 1919, 1919 का अधिनियम प्यारे बच्चों मैं आपको पढ़ा रही थी। ठीक है, तो आपका जो 1919 का अधिनियम है उसके बारे में हम बात करेंगे कि 1919 के अधिनियम में क्या क्या चीजें हैं। सॉरी, एक मिनट, क्या क्या चीजें हैं उसको हम देखेंगे। ठीक है, आप देखिएगा यहां पर, अगर मैं आपसे बात करती हूं तो आप यहाँ पे कहेंगे भारत सरकार अधिनियम 1919 में कल आपने बताया था हमें कि पहली बार रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात की गई थी, पहली बार मैम उत्तरदायी शासन की बात की गई थी। तो ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी थी। साथ साथ मैंने आपको बताया था कि भारत परिषद में न्यूनतम सदस्यों की संख्या 8 और मैक्सिमम सदस्यों की संख्या 12 होगी। ये भारत परिषद 15 सदस्यों के साथ गठित की गई थी भारत राज्य सचिव की मदद करने के लिए, लेकिन अब इसमें कहा गया कि आप मिनिमम 8 या फिर मैक्सिमम 12 यानी कि 3 सदस्यों को इसमें से घटा दिया गया था। उसके बाद प्यारे बच्चों मैं आपका यहाँ पे आई थी कि पहली बार इसमें आपका डायरेक्ट इलेक्शन की शुरुआत हुई थी, प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत हुई थी। और मैंने बोला था कि निर्वाचन सीमित था, निर्वाचन ऐसे लोगों को दिया गया था निर्वाचन का अधिकार जो कि पढ़े लिखे थे, जिनके पास प्रॉपर्टी थी और जो सरकार को ज्यादा टैक्स दे सकते थे। थैंक यू शिवानी जी, धन्यवाद। ठीक है, आगे आइए यहाँ पे। मैम जी आज की शिफ्ट में बहुत से क्वेश्चन हिस्ट्री और पॉलिटी के हैं मैम जी, केतन कह रहे हैं। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है केतन, ये बताइए कि हो पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, मैं अभी तो नमस्कार किए थे मैम, इतना जल्दी नमस्कार कैसे करेंगे? चलिए कोई बात नहीं, दोबारा कर लेते हैं। राम राम या नमस्कार तो जितनी बार कर लो उतना अच्छा है। ठीक है, अभिषेक जी बताइए क्या रिप्लाई देना है। अगर आपको कुछ भी पूछना है या तो आप क्लास शुरू होने से पहले पूछा करो या क्लास के एंड तक बच्चा वेट किया करो, क्योंकि अगर मैं बीच में कमेंट लेती हूं तो फिर रिदम टूटता है, पढ़ाने का रिदम खराब हो जाता है। तो वो आपको उस चीज को ध्यान में रखते हो। तो कल मैंने आपको पढ़ाया था कि प्रत्यक्ष जो इलेक्शन है, डायरेक्ट इलेक्शन है, उनकी शुरुआत यहां से हुई थी और अब इस वाली स्लाइड से मुझे पढ़ाना शुरू करना है आज की क्लास में। आज की क्लास में मैंने आपको कल क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि आपके यहां पर क्या दे दिया गया था, सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली। कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि मुसलमानों को सांप्रदायिकता के आधार पर निर्वाचन प्रणाली किस एक्ट में दी गई थी, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जल्दी से बताइएगा बेटा, आप कोई कमेंट नहीं करेगा प्लीज, आप लोग प्लीज ध्यान से पढ़ेंगे अब। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। देखो यहां पे तो सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए सिखों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों पर भी लागू कर दिया गया। यानी अभी तक जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली थी, अभी तक जो आपका यहाँ पे इलेक्टोरल सिस्टम जो किस बेसिस पर था, कम्युनल बेसिस था, उसे और एक्सटेंड कर दिया गया, उसे और एक्सपेंड किया गया, सॉरी उसे और एक्सपेंड किया गया। और क्या किया गया? बहुत बढ़िया, 1909 अधिनियम वाले सारे बच्चे सही हैं कि मैम अभी जो केवल मुसलमानों तक सीमित था, अभी जो केवल मुस्लिम्स को दिया गया था 1909 में, अब उसमें कौन कौन शामिल हो गए? अब उसमें मैम आपके सिख भी शामिल हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, एंग्लो इंडियंस हो गए और यूरोपियंस भी हो गए। और प्यारे बच्चों आपको एक और चीज ध्यान रखनी है कि आपके ये जो अगर हम बात करते हैं यहां पर ईसाइयों की यानी क्रिश्चियंस की या एंग्लो इंडियंस की, यूरोपियंस की, तो क्या है? सांप्रदायिक तय के आधार पर निर्वाचक मंडल की भैया इतना डिवाइड कर दो देश को कि ये लोग आपस में ही लड़ लड़ के मर जाएं। ठीक है, आगे देखिएगा। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। आगे आ जाइए।
उसके बाद पहली बार, जरा यहां पे ध्यान देना और गौर से सुनना, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका, मैंने आपको बताया था बाइकैमरल लेजिस्लेचर, यानी कि इसका मतलब होता है कि दो सदन, ठीक है, आपके सेंटर में दो सदन स्थापित हुए, बाइकैमरल पहली बार इसको बनाया गया। अब तक केवल इसमें एक ही सदन था, अब कितने सदनों को इसमें शामिल कर दिया गया? दो। तो बाइकैमरल का मतलब क्या होता है? द्विसदनात्मक का मतलब क्या होता है? जहां दो सदन होते हैं। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि केंद्र में बाइकैमरल सिस्टम की स्टार्टिंग कब हुई थी? तो आप कहेंगे कि मैम केंद्र में बाइकैमरल 1919 में शुरू हुआ था, ठीक है। उसके बाद अब देखिएगा वो आपके कौन कौन से दो सदन हैं। तो एक आपका राज्य परिषद जिसे उच्च सदन, और एक आपका विधानसभा जिसे निम्न सदन। आज के समय में आपके यहां पर सेंटर में लोकसभा और राज्यसभा है, लेकिन जब पहली बार सेंटर में दो सदन बनाए गए थे, तो केंद्र में दो सदन कौन कौन से थे? एक तो राज्य परिषद, जो आपका आज राज्यसभा के नाम से जाना जाता है, जिसे हम अपर हाउस कहते हैं, स्टेट काउंसिल भी इसको हम कहते हैं, और एक था आपका विधानसभा। अब विधानसभा को केंद्र में क्या कहा जाता है? लोकसभा। जबकि विधानसभा आज के समय में कहां पर बात करती है? आज के समय में कहां काम करती है? तो मैम आज के समय में स्टेट में काम करती है, लेकिन इस समय आपके सेंटर के जो दो हाउस हैं उनका नाम यही था। यानी 1919 के अधिनियम में पहली बार बाइकैमरल सिस्टम यानी कि आपकी द्विसदनात्मक व्यवस्था की शुरुआत हुई थी, ठीक है। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। सुष्मिता कह रही है चैप्टर बहुत ही बोरिंग है, लेकिन बेटा यहां से श्वेता जी आप कौन से नील विद्रोह की बात कर रही हैं? कौन से नील आंदोलन की बात कर रही हैं श्वेता? आप कल से ये कमेंट कर रही हैं, जितना लिखवाना था आंदोलन में उतना मैं लिखवा चुकी हूं, उससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। सिर्फ आंदोलन की जगह, उसके नेता और कब हुआ था ये पूछा जाता है। डिटेल कभी भी आपके एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, क्योंकि ये आपका वनडे एग्जाम में आरपीएफ या फिर एसएससी सीजीएल इस तरह के जो एग्जाम होते हैं, इनमें आपके फैक्ट और कॉन्सेप्ट को मिलाकर फैक्ट पे जोर दिया जाता है। क्यों हुआ था, क्या कारण थे, ये सब आपका यूपीएससी और पीसीएस का लेवल हो जाता है श्वेता, और जहां क्यों की जरूरत थी वहां क्यों का आंसर दिया गया है, ठीक है। आगे देखिएगा, अब यहाँ पे 1919 का ये अधिनियम, इसने द्विसदनात्मक, अब एक विशेषता और थी इसकी जो मैंने आपको इतिहास में पढ़ाई है। प्रांतों में द्वैध शासन यानी कि पहली बार डायरकी रूल की स्थापना हुई, यानी आप कह सकते हो प्रांतों में, कहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रांतों में द्वैध शासन। अब इस द्वैध शासन का मतलब क्या था, डायरकी रूल का मतलब क्या था? तो सबसे पहले ध्यान रखना कि इसमें क्या किया गया कि जो प्रांतीय विषय हैं, जो आपके प्रोविंस सब्जेक्ट्स हैं, उनको दो भागों में बांटा गया। एक हुआ करते थे आरक्षित, जिन्हें आप कहते हैं इंग्लिश में रिजर्व्ड, और एक कर दिए यहां पर ट्रांसफर्ड यानी कि हस्तांतरित। इन्हें दो विषयों में, प्रांतीय विषयों को बांटकर इनकी जिम्मेदारी अलग अलग लोगों को दे दी गई। लेकिन ये क्या हो गया, यहां पे ध्यान रखिएगा, द्वैध शासन प्रांतों में विफल हो गया, प्रांतों में विफल यानी कि फेल हो गया। और आपको मैं बता दूं कि जब 1919 का अधिनियम आया था तो ब्रिटिश सरकार ने इसमें प्रावधान किया था कि अगर ये अधिनियम जो हम बना रहे हैं, इसके सुधारों के लिए हम 10 साल बाद यानी कि 1929 में एक आयोग गठित करेंगे। लेकिन क्योंकि ये फेल हो गया, तो प्यारे बच्चे इसके फेल के कारण 1927 में ही एक कमीशन बनाया गया, एक कमीशन का गठन हुआ जिसका नाम है साइमन कमीशन। गठन कब हुआ? 1927 में। और ये साइमन कमीशन भारत कब आया? तो मैम ये भारत पहुंचा था, आप कह सकते हो 1928 में। भारत में कहां? बंबई, जिसे आज हम कहते हैं मुंबई। तो यहां पे ये जो आपका यहां पे साइमन कमीशन है, ये मैं आपको हिस्ट्री में पहले पढ़ा चुकी हूं।
तो साइमन कमीशन क्यों भारत में आ रहा था? क्योंकि 1919 के अधिनियम में ये डायर की रूल जो प्रांतों में शुरू किया गया था खत्म जो है विफल हो गया था, और साथ साथ इस 1919 के अधिनियम ने क्या सुधार भारत में किए हैं इसको देखने के लिए जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक साइमन कमीशन बनाया गया था। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। आगे देखिएगा, अगर मैं आपसे बात करूं यहां पर, तो क्या आपने साइमन कमीशन मेरे साथ पढ़ा था? एक बार बता के दिखा दीजिएगा। ये बता दीजिए जल्दी से। तो आप ये कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि यहां पर आपका जो डायर की रूल है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ठीक है, मैं यहां से नहीं लिखती क्योंकि फिर बोलोगे ऊपर नीचे हो गया, यहां लिखती हूं। भारत में द्वैध शासन का जनक, भारत में द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है? द्वैध शासन का जनक, तो आप कहेंगे फादर ऑफ डायरकी रूल इन इंडिया। तो भारत में द्वैध शासन का, आप इसे भारत ना लेके आप यहां लिखो द्वैध शासन का जनक, केवल इतना, द्वैध शासन का जनक फादर ऑफ डायरकी रूल, तो किसे कहा जाता है? लियोनिल कार्टिस। लियोनिल कार्टिस को द्वैध शासन का जनक कहा जाता है क्योंकि लियोनिस कार्टिस की एक बुक है जिसका नाम है डायरकी, जिसका नाम है डायरकी, और ये डायरकी जो किताब है इसी में इसने द्वैध शासन के बारे में बात की है। तो लियोनिल कार्टिस, अच्छा भारत में शुरुआत किसने कर दी थी? रॉबर्ट क्लाइव ने। आंसर आ गया है कपिल कुमार का। अगर मैं बोलूं कि ये तो जनक था, लेकिन जो ये द्वैध शासन है, अगर इसकी हम बात करें तो इसकी शुरुआत कहां से हुई थी भारत में? बंगाल से। और बंगाल में किसने की थी? क्लाइव ने। और जिसे किसने खत्म किया था? हेस्टिंग्स ने। तो बंगाल में जब अंग्रेजों का शासन शुरू हुआ, बंगाल से बंगाल में स्थापना की, तो वहीं से आपके किसने, इसका नाम है क्लाइव, इसने शुरुआत कर दी थी। तो रॉबर्ट क्लाइव ने इसकी शुरुआत की थी बंगाल से भारत में, लेकिन इसका जनक कौन था? जनक है लियोनिल कार्टिस, क्योंकि इसकी जो बुक है डायरकी, इसी में इसने लिखा हुआ है द्वैध शासन को लेकर। यह आपकी बात हुई। अभी केवल कहां शुरू हुआ है? प्रांतों में। अब जब ये फेल हुआ तो साइमन कमीशन आया, और उसके बाद आगे चलते हैं। देखो यहां लिखा हुआ है कि यहां पे दो विषय बना दिए गए, कौन कौन से? आपके सुरक्षित विषय यानी कि रिजर्व सब्जेक्ट्स में, जैसे राजस्व, ठीक है, न्याय, वित्त, पुलिस आदि, और हस्तांतरित विषय ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट जैसे स्थानीय स्वशासन, शिक्षा एवं स्वास्थ्य आदि। इस तरीके से प्रांतीय विषयों को, प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को प्यारे बच्चों दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। क्लियर है? यह आपको ध्यान रखना है। आगे आ जाइए, आगे देखिएगा यहां पे नेक्स्ट देखो लिखा हुआ है, द्वैध शासन के जन्मदाता लियोनिल कार्टिस थे। इन्होंने अपनी पुस्तक डायरकी में द्वैध शासन का वर्णन किया था, ऑलरेडी बता चुकी हूं। आगे आगे देखिएगा नेक्स्ट, केंद्रीय बजट को राज्य बजट से पृथक कर दिया गया, यानी कि दोनों के लिए अलग अलग बजट किस अधिनियम में अलग किए गए थे? 1919 में। 1929 में, ओहो सॉरी 1919 में। तो आज के समय में भी आपका जो सेंटर का बजट है और आपका जो केंद्र का बजट है, दोनों अलग अलग यहां पे प्रस्तुत होते हैं। तो ये कब अलग किए गए थे? 1919 के अधिनियम में, कि राज्यों का अलग होगा और सेंटर का अलग होगा, दोनों का एक साथ नहीं किया जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, प्रत्यक्ष निर्वाचन के लिए पहली बार सीमित संख्या में
संपत्ति एवं कर को आधार बनाया गया। कल की ही क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि डायरेक्ट इलेक्शन की शुरुआत तो हुई थी, लेकिन ये लिमिटेड लोगों तक था, जिनके पास ज्यादा संपत्ति थी या जो ज्यादा सरकार को कर देते थे, उन्हीं को यह अधिकार मिला हुआ था। यहां तक की बात समझ में आई? हाँ जी, ऑस्ट्रेलिया का कंगारू जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये मैंने प्रैक्टिस सेट में बताया था। ठीक है, 1919 के अधिनियम के बाद प्यारे बच्चों आपका सबसे बड़ा अधिनियम, जिसका आपके भारत के संविधान पर सबसे ज्यादा प्रभाव दिखाई पड़ता है, 1935 के अधिनियम की हम बात करेंगे। अब देखिएगा यहां पे 1919 के बाद 1935 का अधिनियम, इसमें कुल 321 अनुच्छेद, ठीक है, 10 अनुसूचियां और 14 भाग थे। एक मिनट, ठीक है। तो भारत सरकार अधिनियम 1935, आपको मैं बता दूं कि यहां पे अगर मैं इसकी बात करती हूं तो ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित या ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे बड़ा अधिनियम, सबसे बड़ा अधिनियम यानी लार्जेस्ट एक्ट था अब तक का, सबसे बड़ा अधिनियम था। इसमें कितने आर्टिकल्स हैं? 321। कितनी शेड्यूल्स हैं? 10। और कितने पार्ट्स थे? 14। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। अब देखिएगा, वर्तमान भारतीय संविधान पर इस अधिनियम का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। यह बात मैंने आपको सोर्सेस में भी बताई है। यह बात मैंने आपको सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के स्रोत, जब मैंने पढ़ाया था उस समय भी आपको बताया था। ठीक है, आगे आ जाइए, ये तो बेसिक। अब देखो यहां कुछ चीजें, जैसे यहां पे सबसे पहली बात कही गई कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना, यानी कि यहां पे एक ऐसा आपका संघ बनाने की स्थापना की गई जिसमें कौन कौन शामिल होना चाहिए? जिसमें आपके ब्रिटिश प्रांत ये शामिल होने चाहिए, ब्रिटिश प्रांत शामिल हो। ठीक है, उसके अलावा चीफ कमिश्नरी प्रांत शामिल हो, चीफ कमिश्नरी प्रांत शामिल हो, प्रांत शामिल हो, शामिल हो। और उसके अलावा यहां पर देसी रियासतें शामिल हो, देसी रियासतें शामिल हो। मतलब इन सब से मिलकर क्या बनाने की सोची गई थी? एक आपका ऑल इंडिया फेडरेशन, एक अखिल भारतीय संघ, ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना करने की बात की गई थी। तो यहां पे जब ये बात की गई थी प्यारे बच्चे, तो यहां पे क्या किया? देसी रियासतों ने शामिल होने से मना कर दिया, देसी रियासतों ने शामिल होने से मना कर दिया, शामिल होने से मना कर दिया, मना कर दिया कि नहीं, मैं शामिल नहीं होंगी। और जब इन्होंने मना कर दिया तो लिख दीजिएगा यहां, इसलिए, इसलिए अखिल भारतीय संघ, इसलिए अखिल भारतीय संघ की स्थापना नहीं हो पाई, की स्थापना नहीं हो पाई। इसमें प्रावधान था कि एक ऑल इंडिया फेडरेशन हमें यहां पर स्थापित करना है, लेकिन सबको मिलाकर। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने क्या कहा? नहीं, मुझे शामिल ही नहीं, सॉरी, देसी रियासतों ने कहा कि नहीं, मुझे शामिल ही नहीं होना। तो जब इन्होंने मना किया तो जो उद्देश्य रखा गया था वो फेल हो गया, और इसलिए ये ऑल इंडिया फेडरेशन आपका एस्टेब्लिश नहीं हो पाया। आगे आइए, फिर यहां पे केंद्र में द्वैध शासन, क्या किया गया बेटा? केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना। यहां तो स्थापना की गई, लेकिन ध्यान से सुनना, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त।
प्रांतों में खत्म हो गया क्योंकि प्रांतों में ये विफल हो गया था, और इसे कहां स्टार्ट कर दिया गया? अब सेंटर में। ठीक है, कहां स्टार्ट कर दिया गया? सेंटर में। और एक चीज और आगे लिखेगा, फिर संघीय न्यायालय यानी फेडरल कोर्ट की स्थापना कब की गई? तो अक्टूबर 1937 में दिल्ली में। और प्यारे बच्चे, इस फेडरल कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश यानी जो चीफ जस्टिस बने, उनका नाम था मॉरिस स्क्वेयर। ये सब आपके किस में है प्यारे बच्चों? आपके 1935 के एक्ट के अकॉर्डिंग। 1935 के एक्ट में कहा गया कि एक फेडरल कोर्ट बनाया जाएगा दिल्ली के अंदर। तो ये बना आपका अक्टूबर 1937 में, लेकिन किस एक्ट में बात की गई थी? 1935 के एक्ट में। और इसके चीफ जस्टिस कौन थे? मॉरिस स्क्वेयर इसके चीफ जस्टिस थे। हाँ, आगे आइएगा। देखो, संघीय न्यायालय दिल्ली में स्थित था, यहां भी लिखा हुआ है सेम चीज। आगे आइए। 1 अक्टूबर 1937 से यह न्यायालय कार्यरत हो गया। तो अक्टूबर 1937 में से काम करना शुरू कर दिया। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस स्क्वेयर थे। अन्य न्यायाधीशों में 2 भारतीय थे। अब ये 2 भारतीय थे तो आपके कौन कौन थे? प्रथम जस्टिस एम.आर. जैकब और दूसरा जस्टिस एम.एस. सुल्तान। तो एम.आर. जैकब और एम.एस. सुल्तान। चीफ जस्टिस कौन था? मॉरिस स्क्वेयर। किस एक्ट के अकॉर्डिंग हुई? 1935। कब हुई? 1 अक्टूबर 1937 से कार्य शुरू हुआ। फिर उसके बाद इसके आपके चीफ जस्टिस मॉरिस स्क्वेयर। फिर उसके बाद क्वेश्चन आता है कि ये क्या, कौन सा न्यायालय था? फेडरल कोर्ट था। इतनी बात समझ में आई? क्या ये बातें आपको समझ में आई? तो आप ध्यान रखिएगा कि यहां पे मैंने ये सारी चीजें शॉर्ट में लिख दी और फिर आपको पीडीएफ में डिटेल में दे रखा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पूजा, आपका दिमाग जो है बेटा ठीक से काम नहीं कर रहा है, ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसलिए आप इस तरह की बातें कर रहे हो। और जब किसी का दिमाग सही से काम नहीं करता है तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। कुछ भी लिखना होता है, बस लिखने से मतलब है। नाम दिलवाना है तो मैम को कुछ ऐसा ही ब्लेम कर दे, लेकिन आप नहीं जानते कि इन कमेंट्स से कितना नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है बाकी स्टूडेंट्स पे। मतलब जब स्लाइड पे लिखा हुआ है तो मैं मतलब क्या बोलूं, मैं आपको शब्द नहीं है मेरे पास, सॉरी। आप लोग भाई बहुत टैलेंटेड हैं, आपके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, ये पहला अधिनियम था जिसमें शक्तियों का विभाजन। तो शक्तियों का विभाजन किस किस के बीच हुआ था मैम? तो शक्तियों का विभाजन प्यारे बच्चों इस समय में केंद्र एवं प्रांतों के मध्य, केंद्र एवं प्रांतों के मध्य हुआ था। इस समय प्रांतों को क्या कहते थे? सॉरी, इस समय जो आपके प्रांत है आज के समय में उन्हें क्या कहते हैं? तो मैम आज के समय में हम उन्हें कहते हैं राज्य। तो केंद्र और राज्यों के बीच में जो आपके शक्तियों का विभाजन आज समवर्ती सूची में है, 7वीं अनुसूची में है, वो विभाजन 1935 के अधिनियम में कर दिया गया था। जैसे इस समय संघ सूची में 59 विषय, और बेटा वर्तमान स्थिति क्या है? वर्तमान में कितने हैं? तो मैम आपने 100 लिखवाए हैं। 100 से पहले कितने थे? 99। उसके बाद प्रांतीय विषय यानी राज्य सूची में वर्तमान में 61 है, और समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 है। और वर्तमान में ये कहां पर है? तो 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन। तो जो आपका शक्तियों का विभाजन हुआ है प्यारे बच्चों, वो कहां से हुआ है? इस 1935 के अधिनियम में पहली बार किया गया था। और ये जो समवर्ती सूची है, जो कॉन्करेंट लिस्ट है, इसे हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है, इसे हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। तो ये शक्तियों का विभाजन पहली बार किस अधिनियम में? 1935 के अधिनियम में। क्या ये बात आपको समझ में आई? बहुत बढ़िया, 100, 61 और 52, शाबाश। आगे आइए। अब देखिए,
अवशिष्ट विषय मैंने आपको समझाए थे कि कुछ ऐसे विषय जिनके बारे में ना तो इस सूची में है, ना इस सूची में और ना इस सूची में है, क्योंकि प्यारे बच्चों जितने भी विषय थे वो आपके इन सूचियों में रख दिए गए। अब कुछ ऐसे जो नए विषय हैं जो किसी भी सूची में शामिल नहीं है, उन्हें कहां रखा जाएगा? अवशिष्ट विषय में। जैसे आपका साइबर क्राइम किस में आएगा? अवशिष्ट विषय। और आपके इस समय जो अवशिष्ट विषय हैं, आपके ध्यान रखिएगा, अवशिष्ट सहित कुछ आपातकालीन अधिकार वायसराय को सौंपा गया। आज के समय में प्यारे बच्चों वर्तमान में जो अवशिष्ट विषय हैं ये किसके पास है? केंद्र सरकार के, केंद्र सरकार के पास। और अगर मैं आपातकालीन अधिकार की बात करूं, इमरजेंसी पावर्स की बात करूं, इनकी बात करूं, तो ये आज के समय में किसके पास हैं? वर्तमान में राष्ट्रपति के पास। और उस समय ये दोनों ही चीजें किसके पास थी? मैम गवर्नर जनरल के पास। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, प्रांतों में विधानसभा का गठन किया गया। अब आपकी विधानसभा कहां पे बन गई? जो विधानसभा सेंटर में थी वो कहां पर आ गई? स्टेट में। यानी लेजिस्लेटिव असेंबलीज वर फॉर्म्ड इन द प्रोविंस। प्रोविंस यानी कि प्रांत, और प्रांत यानी कि वर्तमान के राज्य। तो अब राज्यों में भी विधानसभा बनाई गई। किस अधिनियम के द्वारा? तो मैम हम कह सकते हैं 1935 के अधिनियम के द्वारा, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, अब देखिएगा यहां पे 1937 का विधानसभा चुनाव इस अधिनियम के लागू होने के परिणाम स्वरूप हुआ था। मैंने आपको बताया था कि 1937 में क्या हुए थे? निर्वाचन। अब ये निर्वाचन जो हुए थे प्यारे बच्चों, ये किस बेस पर? 1935 के अधिनियम के आधार पर। 1935 के अधिनियम के आधार पर विधानसभा के लिए 1937 में इलेक्शंस हुए थे। और इन 1937 के इलेक्शंस में आपकी जो कांग्रेस थी, उस जो आपकी कांग्रेस थी उसने कितने प्रांतों में सरकार बनाई थी? एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखते हैं आप कितना आंसर करते हो। कितने टोटल प्रांतों में इसके लिए चुनाव हुए थे ये भी मैंने आपको बताया था, और कौन कौन से प्रांतों में सरकार बनी थी, कौन सो में नहीं बनी थी, ये भी बताया था। तो बताइए जल्दी से, ठीक है। आगे देखिएगा, फिर इसी अधिनियम के द्वारा क्या हुआ? इसी अधिनियम में यह प्रावधान था कि वर्मा को भारत से अलग कर दो नए प्रांत उड़ीसा और सिंध का निर्माण हुआ। देखो प्यारे बच्चों, जिसे आप कहते हो इस समय वर्मा, आज वर्तमान में उसे कहते हैं म्यांमार। तो ये क्वेश्चन आता है कि म्यांमार भारत से मतलब वर्मा ये अलग कब हुआ था? अलग हुआ 1937 में, लेकिन किस एक्ट के अकॉर्डिंग? 1935 के अधिनियम के अनुसार। 1937 में शाबाश मैम 8 प्रांतों में बनी थी आईएनसी की सरकार, और 11 प्रांतों में टोटल हुए थे, 3 में सरकार नहीं बनी थी, 3 में आपने बताया था नहीं बनी थी, 8 में बनी थी, और 8 में इन्होंने अपनी सरकार जो है बहुमत के साथ बनाई थी, यह आपने बताया था। 11 में हुए थे, 8 में आईएनसी की सरकार, सिंध पंजाब और बंगाल में सरकार नहीं थी। शाबाश विजेंद्र, वेरी गुड, आपने तीनों का नाम भी लिख के भेजा है, ठीक है। यह आपको ध्यान रखना है। तो उड़ीसा मतलब ये कब अलग हुआ आपका? वर्मा भारत से, पहले वर्मा भारत का ही भाग था, लेकिन वर्मा को भारत से अलग 1935 के अधिनियम के अनुसार 1937 में किया गया, और इसी अधिनियम के अनुसार 2 नए प्रांत बने, उड़ीसा और सिंध। तो उड़ीसा और सिंध जो नए प्रांत बने हैं वो किस अधिनियम के द्वारा? 1935 के अधिनियम के द्वारा। अब आपका लास्ट एक्ट है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1937, ठीक है। रविंदर, अगर आपने स्टार्टिंग से एक्ट पढ़ा है तो समझ में आएगा, अगर नहीं पढ़ा है बीच से पढ़ रहे हो तो बेटा नहीं समझ में आएगा, क्योंकि इनका एक सीक्वेंस है।
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कब आया? 4 जुलाई 1947 को ये आपका पेश हुआ, मतलब आया, पास हुआ। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स में इसे पेश किया गया। किस डेट को? 4 जुलाई 1947 को। कौन है इस समय आपके भारत का ब्रिटेन का प्रधानमंत्री? तो मैम क्लीमेंट एटली, जो कि 1946 में इलेक्शन हुए थे और उस इलेक्शन में क्लीमेंट एटली ने विंस्टन चर्चिल को हराया था और इसने प्रधानमंत्री के पद को संभाला था। तो इसी ने हाउस ऑफ कॉमन्स, मैंने आपको बताया था कि यहां पे जिसे हम हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं ब्रिटेन में, बताओ भारत में इसे क्या कहा जाता है? भारत में हाउस ऑफ कॉमन्स को किस नाम से जाना जाता है? तो 4 जुलाई 1947 को प्यारे बच्चों देश के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने क्या किया? क्लीमेंट एटली ने एक बिल पेश किया, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। और यह भारत का प्रधानमंत्री कब बना था? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कब बना था? तो मैम 1946 में जब इलेक्शन हुए थे। जब 1946 में इलेक्शन हुए थे तब ये क्या बना था? बहुत बढ़िया मैम, लोकसभा। क्या कहते हैं इसको? लोकसभा कहते हैं। कहां पर? भारत में। और ब्रिटेन में क्या कहते हैं? हाउस ऑफ कॉमन्स। और हाउस ऑफ लॉर्ड्स को भारत में क्या कहते हैं? राज्यसभा। जो बच्चे आंसर कर रहे हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स को कहा जाता है। ठीक है, आगे आइए। अब इस अधिनियम में क्या क्या था, ध्यान से सुनिएगा। पहली बात, पेश कब हुआ? 4 जुलाई 1947 को। अब स्वीकार कब किया गया? 18 जुलाई 1947 को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हो गई, यानी कि आपकी महारानी ने इस बिल, इस जो आपका अधिनियम है, इस पे अपनी स्वीकृति दे दी। राजकीय स्वीकृति का मतलब है कि यहां पे अप्रूवल मिल गया इसको आपका। और कब मिला? 18 जुलाई 1947 को। मतलब इसकी स्वीकृति मिली, महारानी की स्वीकृति इस पर मिल गई। आगे आइए। 15 अगस्त 1947 को 2 डोमिनियन राज्यों पाकिस्तान एवं भारत की स्थापना की जाएगी, ऐसा लिखा था। अब ध्यान से सुनना। 14 अगस्त 1947 को क्या हुआ? पाकिस्तान का निर्माण हो गया। यानी भारत से अलग होकर पाकिस्तान कब बना? 14 अगस्त 1947 को। और 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ? भारत स्वतंत्र हो गया। भारत क्या हो गया? स्वतंत्र। तो 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ है और पाकिस्तान का निर्माण 14 अगस्त 1947 को हुआ है। इस एक्ट में कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 को 2 डोमिनियन राज्य पाकिस्तान एवं भारत की स्थापना की जाएगी। लेकिन पाकिस्तान कब बन गया? 14 अगस्त 1947 को। हाँ जी बेटा, ब्रिटेन में आपके जैसे आपके यहां राष्ट्रपति होते हैं, तो ब्रिटेन में महारानी होती हैं गणेश, या राजा होते हैं, राजा या महारानी। और पीएम आपके ब्रिटेन में भी है और पीएम आपके भारत में भी है। आगे आ जाइए। भारत में माउंटबेटन को गवर्नर जनरल तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया, जबकि पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना को गवर्नर जनरल तथा लियाकत अली को प्रधानमंत्री बनाया गया। ये मैंने आपको जब गवर्नर जनरल पढ़ाए थे तब भी बताया था। तो यहां पे जब भारत आजाद हुआ, जब भारत बना, तो यहां पे क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में गवर्नर जनरल कौन रहेगा और पीएम कौन रहेगा? तो बोला कि माउंटबेटन रहेगा। माउंटबेटन, ठीक है, जिसने भारत और पाकिस्तान का विभाजन करने की योजना बनाई। और पीएम कौन रहेंगे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। सेम क्वेश्चन किसके लिए था? पाकिस्तान के लिए। तो पाकिस्तान में गवर्नर जनरल कौन बना? मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना। और कहा जाता है कि पाकिस्तान का बनना, उसका कारण मोहम्मद अली जिन्ना ही है। और यहां पर आपका पीएम कौन बना? तो प्यारे बच्चों लियाकत अली, ये यहां पर पीएम बने। ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कई एग्जाम में पूछे गए हैं।
तो लियाकत अली को बनाया गया था। जो पाकिस्तान आज ये कहता है कश्मीर मेरा है, उसे नहीं पता कि पाकिस्तान को दी गई जमीन भी भारत की है, वो ये भूल जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे देखिएगा यहां पर देसी रियासतों को भारत या पाकिस्तान किसी भी अधिराज्य में शामिल होने की छूट होगी। कहा गया कि जो भी प्रिंसली स्टेट्स हैं वो क्या कर सकते हैं, वो चाहें तो पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं और वो चाहें तो भारत में भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि देसी रियासतों का भारत में विलय करने के लिए सबसे ज्यादा प्रयास किसने किया था, कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं आपको बता चुकी हूं। आगे दोनों अधिराज्यों की सीमा का निर्धारण करने के लिए दो सीमा आयोग, एक का नाम पंजाब सीमा आयोग और बंगाल सीमा आयोग गठित किया गया, जिसका अध्यक्ष रेड क्लिफ था। ठीक है, रेड क्लिफ को बनाया गया। रेड क्लिफ ने ही क्या किया, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किया। ठीक है, यह आप ध्यान रखेंगे। बताइए जल्दी से, मैंने आपको बहुत बढ़िया मैम, सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब, बहुत बढ़िया, शाबाश। रविंदर, सूरज, ऋषु, कविता, सूरज, राहुल, विकास, कपिल, मानसी, धर्मेंद्र, सभी ने बढ़िया आंसर किया है और बिल्कुल सही आंसर किया है। तो आपको मैं ये बता दूं कि दो आयोग बने, पंजाब सीमा आयोग और बंगाल सीमा आयोग, और इसका अध्यक्ष कौन था, रेड क्लिफ। और यही रेड क्लिफ है जिसने भारत और पाकिस्तान के मध्य क्या किया, सीमा रेखा का निर्धारण, और इसीलिए इसके नाम पर उस रेखा का नाम पड़ा रेड क्लिफ रेखा। आगे आ जाइए। पूर्वी बंगाल यानी ईस्ट बंगाल, पश्चिमी पंजाब यानी कि वेस्ट पंजाब, सिंध और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और असम का सिलहट जिला पाकिस्तान में तथा शेष भाग भारत में सम्मिलित होना था। तो ईस्ट बंगाल जहां से पहली बार अंबेडकर जी चुने गए थे, क्योंकि ये पाकिस्तान में चला गया था और इसीलिए दोबारा से उपचुनाव हुए, एमआर जयकर को हटाया गया और अंबेडकर जी को वहां पर लाया गया, यही रीजन था। तो पाकिस्तान को क्या क्या दिया गया, पूर्वी बंगाल यानी ईस्ट बंगाल, पश्चिमी पंजाब, सिंध, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और असम का सिलहट जिला, ये सब किसको दिया गया, पाकिस्तान को। आगे आ जाइए, नेक्स्ट एंड लास्ट लाइन। 14 व 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान तथा भारत नामक दो डोमिनियन राज्यों का गठन किया गया। तो पाकिस्तान कब बना, 14 अगस्त 1947, और भारत आजाद कब हुआ, 15 अगस्त 1947। ये आपके सारे एक्ट, और इन एक्ट में बहुत कुछ है भी, लेकिन मैंने केवल आपको वो पॉइंट्स बताए हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट कौन से हैं, 1935 से क्वेश्चन, 1919 से क्वेश्चन, 1909 से क्वेश्चन, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से क्वेश्चन, 1813 से क्वेश्चन और 1833, 1858। क्वेश्चन बनता ही बनता है। और अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछोगे तो बच्चा ये 3 है। हाँ जी, बंबई के पुणे सीट से लड़ाया गया था। शाबाश अनिल, बिल्कुल सही बोला है। अब आपकी एक मांग, एक डिमांड, वाकाटक राजवंश। वाकाटक राजवंश नहीं कराया मैं आपने, वाकाटक वंश रह गया है। अभी आपके छोटे छोटे वंश हैं जो मैं सोच रही हूं मैं करा ही देती हूं जब आपकी इतनी मांगे। पहली बात ये बता दूं कि वाकाटक वंश में आपके सिलेबस से क्वेश्चन नहीं है। आरआरबी ने प्रीवियस ईयर में कोई क्वेश्चन वाकाटक वंश से नहीं पूछा है। ठीक है, आगे आ जाइए। वाकाटक राजवंश की स्थापना 255 ईस्वी के लगभग विंध्य शक्ति नामक व्यक्ति ने की थी। इसके पूर्वज सातवाहनों के अधीन बरार यानी कि विदर्भ के स्थानीय शासक थे। इंपॉर्टेंट क्या है, क्या पूछा जाएगा,
वाकाटक वंश का संस्थापक, वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था? तो कौन था बताइए? वाकाटक वंश का संस्थापक मैम विंध्य शक्ति। आपको याद कराने की कोशिश कर रही हूं। विंध्य शक्ति किसके अधीन थे ये लोग? सातवाहनों के अधीन। तो वाकाटक वंश में एक व्यक्ति जिसका नाम है विंध्य शक्ति, उसने स्थापना की। और ये कौन थे? तो इनके जो पूर्वज, मतलब इनके जो आपके कह सकते हैं कि जो इनसे पहले के लोग थे, इनके जो पूर्वज, जैसे आपके पूर्वज कौन है? आपके दादा दादी, तो उनके इनके जो पूर्वज थे वो कौन थे? सातवाहनों के अधीन रहकर काम करते थे, उनके अधीन शासक थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे आइए, उसके बाद यहां पे देखिएगा आगे, विंध्य शक्ति के पश्चात उसका पुत्र प्रवरसेन प्रथम। पुत्र कौन है? प्रवरसेन प्रथम 275 से 335 ईस्वी तक शासक हुआ। वाकाटक वंश वाकाटक वंश का वह अकेला ऐसा शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। पुराणों से पता चलता है कि इसने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। अब इसमें मैम क्या क्या इंपॉर्टेंट निकाल सकते हैं? इंपॉर्टेंट निकाल सकते हो कि भाई आपका विंध्य शक्ति कौन था? इस वंश का संस्थापक था विंध्य शक्ति। इसका पुत्र कौन था बताइए जल्दी से। तो मैम आपने अभी बताया कि विंध्य शक्ति का जो पुत्र है उसका नाम है प्रवरसेन। और प्रवरसेन ने क्या उपाधि धारण की थी? इसकी उपाधि क्या थी? तो मैम इसकी उपाधि थी सम्राट। और ये वाकाटक वंशों में एक अकेला शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। साथ साथ इस प्रवरसेन ने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। 4 अश्वमेध यज्ञ। जैसे आप बोलते हो कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनते हैं, तो ऐसे बनते हैं। शॉर्ट नोट्स कैसे बनते हैं मैम? तो ऐसे बनते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास आज नहीं हो पाएगी निर्मल जी, क्योंकि अभी बच्चों की डिमांड्स आ रही हैं। अंतिम क्लास आज नहीं हो पाएगी, ठीक है। अंतिम मुझे लगता है मंडे को ही हो पाएगा। और एक और चीज आपको क्लास के एंड में मैं बताऊंगी। उसके बाद आ जाइए यहां पर, फिर देखिएगा प्रवरसेन के पश्चात वाकाटक साम्राज्य 2 शाखाओं में बट गया। एक प्रधान शाखा यानी कि जो आपकी कह सकते हैं कि मेन ब्रांच थी, उसे कहते हैं हम। तो एक आपकी थी यहाँ पे प्रधान शाखा के नाम से, और दूसरी थी आपकी वासीय या वरस गुल्म शाखा। दोनों शाखाओं ने समानांतर रूप से शासन किया। तो आप क्या बोलेंगे? वाकाटक वंश किसके बाद? प्रवरसेन के बाद 2 शाखाओं में विभाजित हुआ। पहली है मैम प्रधान शाखा, और दूसरी हम कह सकते हैं कि मैम आपकी वासीय शाखा। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? वाकाटक वंश की स्थापना विंध्य शक्ति ने की। वाकाटक वंश के संस्थापक विंध्य शक्ति का पुत्र प्रवरसेन था। प्रवरसेन एक ऐसा शासक था इस वंश का जिसने सम्राट की उपाधि धारण की, और साथ साथ 4 अश्वमेध यज्ञ भी करवाए थे। उसके बाद प्रवरसेन के बाद, उसके शासन के बाद वाकाटक वंश 2 भागों में विभाजित हो गया था, जिसमें एक प्रधान शाखा और दूसरी वासीय शाखा थी। ठीक है, दूसरी वासीय शाखा थी। उसके बाद प्यारे बच्चों अगर मैं आगे बात करूं तो देखना यहां पे प्रधान शाखा के प्रमुख राजा रुद्रसेन प्रथम, प्रभावती गुप्ता का संरक्षण काल, और प्रवरसेन द्वितीय, नरेंद्र सेन और पृथ्वी सेन थे। तो आप यहां पे नाम लिख सकते हैं कि मैम प्रधान शाखा में किस किसने शासन किया। तो प्रधान शाखा में सबसे पहले जो शासक बन के आया वो आया रुद्रसेन प्रथम। रुद्रसेन प्रथम। फिर कौन आया? मैम प्रभावती गुप्ता। ये कौन थी अभी पता चलेगा, प्रभावती गुप्ता।
उसके बाद प्यारे बच्चों अगला शासक कौन बना? प्रवरसेन द्वितीय। ठीक है, प्रवरसेन सेकंड, प्रवरसेन सेकंड या प्रवरसेन द्वितीय ये बना। और इस वंश में फिर एक और शासक कौन बना? जिसका नाम है नरेंद्र सेन। और फिर उसके बाद कौन बना यहां पे? पृथ्वीसेन सेकंड, पृथ्वीसेन सेकंड। ये आपके किस वंश के, किस वाकाटक वंश की प्रधान शाखा के शासक हुए थे? ठीक है, वाकाटक वंश की प्रधान शाखा के शासक, इन सब का नाम याद रखना। आप अपने नोट्स को इस तरीके से यहां पर प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक, आगे देखिएगा। अगर मैं आगे आपसे यहां पे बात करूं तो आगे देखना है यहां पर गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने, कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता, आपको याद होगा मैंने बताया था कि प्रभावती गुप्ता जी का जिक्र हुआ था कि इनकी पुत्री थी, का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया। वाकाटकों का राज्य गुप्त एवं शक राज्यों के बीच था। राज्यों के विजय प्राप्त करने के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने इस संबंध को स्थापित किया था। तो आपने मुझसे पूछा था कि चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी का नाम, तो मैंने आपको बताया था प्रभावती गुप्ता। और इस प्रभावती गुप्ता की शादी किससे हुई है? वाकाटक नरेश, जो कि आपका है, आपका यहां पे कह सकते हो, सॉरी, वाकाटक नरेश रुद्रसेन सेकंड, इससे शादी हुई। यानी कि आपके गुप्तों और वाकाटकों के बीच में क्या स्थापित हुए? संबंध। और क्यों स्थापित किए थे? साम्राज्य विस्तार के लिए। ठीक है, साम्राज्य विस्तार के लिए। तो आपको ध्यान रखना है। तो प्रभावती गुप्ता कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी। किससे शादी हुई है? रुद्रसेन सेकंड से। आपका वाकाटक वंश किस किस राज्य, गुप्त राज्य और आपके कह सकते हैं कि शक राज्यों के बीच था। इनकी कहानी भी मैंने आपको सुनाई थी, इनकी कहानी भी मैंने आपको सुनाई थी जब मैंने आपको गुप्त साम्राज्य पढ़ाया था। तो यहां संबंध बना। अब आगे देखो, आगे जाकर क्या हुआ। विवाह के कुछ समय बाद रुद्रसेन सेकंड की मृत्यु हो गई। चूंकि उसके दोनों पुत्र दिवाकर सेन और दामोदर सेन अवयस्क थे, अतः प्रभावती गुप्ता ने शासन संभाला। यह काल वाकाटक गुप्त संबंध का स्वर्ण काल था। तो प्रभावती गुप्ता देखना कहां पे शासन आ रहा है? यहां पे। अब प्रवरसेन सेकंड कौन बना मैम? क्योंकि आपने तो एक भी पुत्र का नाम नहीं बताया कि प्रवरसेन सेकंड था। आपने क्या बताया कि दो पुत्र थे, एक का नाम था दिवाकर सेन और एक का नाम था दामोदर सेन। तो बेटा अभी पिक्चर खत्म नहीं हुई, पिक्चर अभी बाकी है, अभी पिक्चर बाकी है। अब देखिएगा यहां पे क्या हुआ, आगे देखिएगा। प्रभावती गुप्ता के संरक्षण काल के बाद उसका कनिष्ठ पुत्र दामोदर सेन, यही किस नाम से गद्दी पर बैठा? प्रवरसेन द्वितीय के नाम से। तो दामोदर सेन इसका असली नाम है, लेकिन इसने गद्दी पर किस नाम से अपने आप को संभाला, सॉरी बिठाया? तो प्रवरसेन सेकंड के नाम से गद्दी पर बैठा। ये आप ध्यान रखेंगे। पृथ्वीसेन सेकंड वाकाटकों की प्रधान शाखा का अंतिम शासक था। उसके बाद उसका राज्य वासीम शाखा के हरिसेन के हाथों में चला गया। तो अंतिम शासक मैंने आपको बताया है, लिखवाया है यहां पे, कौन है? प्रवरसेन सेकंड, सॉरी पृथ्वीसेन सेकंड, वाकाटकों की प्रधान शाखा। ये अब किसके पास चली गई? जो इनकी दूसरी शाखा है वासीम शाखा, उसका एक शासक है हरिसेन। तो कल हम पढ़ेंगे इनकी, सॉरी फिर हम पढ़ेंगे इनकी वासीम शाखा, लेकिन ये बताऊंगी मैं आपको मंडे को। और मंडे को अब मैं आपसे कुछ चीजें पूछ लेती हूं, आपकी राय जान लेती हूं। अगर आप कल क्लास लेने के लिए तैयार है तो मैं सुबह 9 बजे आपकी क्लास ले सकती हूं। अगर आप तैयार हैं
तो थम्स अप कर दीजिएगा, यस बोल दीजिएगा, और कल ही सिलेबस खत्म कर दूंगी एक्स्ट्रा क्लास लेकर। कल चाहे 1 घंटे क्लास हो, 1.5 घंटे हो, 2 घंटे हो, कल क्लास खत्म कर दूंगी, हिस्ट्री खत्म कर दूंगी। लेकिन आप तैयार होने चाहिए संडे के लिए। अगर आप तैयार हैं तो फिर मैं आपको यहां पे ये हो जाएगा। उसके बाद इसके बाद मैंने लगा रखा है आपका जो है सूफी वाला, जो आपका चैप्टर है वो लगा रखा है सूफी वाला। और उसके बाद आपका पाल वंश, ठीक है, पाल वंश वगैरह जो रह गए हैं, चौहान वंश, छोटे छोटे जो वंश है करा दूंगी। लेकिन कल आप अगर मेहनत कर लोगे तो फिर उसके बाद आप हिस्ट्री से फ्री। नो मैम प्लीज, नो मैम, यस आई एम रेडी, नहीं, यस नहीं, यस नहीं, यस नहीं। अब बताओ कैसे डिसीजन लेगा टीचर, कैसे डिसीजन ले लूं, बताओ कैसे ले लूं। कोई बात नहीं, हम मंडे को पढ़ेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा मंडे को मैं एक्स्ट्रा क्लास लूंगी। 7 से 8 होती है, 8:30 हो या 9 हो, मंडे को मैं खत्म करूंगी। कल नहीं लूंगी क्योंकि सारे बच्चे रेडी नहीं हैं, तो ऐसी क्लास लेने से कोई भी फायदा नहीं है। तो मंडे को मैं प्यारे बच्चों आपकी क्लास लूंगी 7 बजे से लेकर 8, 8:30 या 9, जितने भी बजे। लेकिन मंडे मुझे हर हालत में हिस्ट्री खत्म करना है, क्योंकि अब ज्यादा चीजें इसमें बची नहीं है, तो उसको बढ़ाते जाना, उससे कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर मंडे को। आज के लिए प्यारे बच्चों धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। बाय बाय बच्चों, जय हिंद, जय भारत।